Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the distinction between member and shareholder. यानी कि आज के लेक्चर में हम शेयर होल्डर और मेंबर के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को दोनों को एक ही पैरामीटर पर रखते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस रहता है। तो क्या क्या डिफरेंस है? द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज दैट एवरी रजिस्टर्ड मेंबर मे नॉट अ शेयर होल्डर। यानी कि अगर कंपनी का कोई भी रजिस्टर्ड मेंबर है तो उनमें से हर रजिस्टर्ड मेंबर शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर है तो वो शेयर होल्डर होगा ही होगा। जबकि शेयर होल्डर केस में क्या होता है, अगर कंपनी के पास जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर जरूर होंगे। दिस इज द मोस्ट कंडीशन दैट एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। सेकेंड वन इज द एवरी कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंपनी के पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसे कंप्लीट करनी होती है। अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करती है तो कंपनी उस केस में रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। जबकि शेयर होल्डर्स की बात करें अगर हम, है ना, तो यहाँ किसी भी पर्टिकुलर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि शेयर होल्डर्स कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जिस्टेंस में आते हैं, जबकि मेंबर्स कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही एग्जिस्टेंस में रहते हैं। द थर्ड डिफरेंस इज दैट अ पर्सन मे बी मेंबर विदाउट शेयर्स। बिना किसी शेयर के भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। यानी कि उसके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं होता है। बिना शेयर होल्डिंग के भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। जबकि जब मैं शेयर होल्डर की बात करता हूँ तो कोई भी शेयर होल्डर बिना शेयर्स को होल्ड किए हुए कंपनी का शेयर होल्डर नहीं कहला सकता। अगर उसे कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो उसके लिए उसको शेयर्स को होल्ड करना ही होगा। बिना शेयर्स को होल्ड किए हुए हम किसी पर्सन को कंपनी के शेयर होल्डर के नाम से नहीं बुला सकते। द फोर्थ डिफरेंस इज दैट द नेम ऑफ एवरी मेंबर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। यानी कि जब हम मेंबर की बात करते हैं तो जितने भी कंपनी के मेंबर होते हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाना जरूरी होता है। क्योंकि जब तक कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम एंटर नहीं होगा तब तक वो मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो इसी वजह से अगर कोई भी कंपनी का मेंबर है तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर होना जरूरी है। जबकि हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, अ पर्सन कैन बी अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ओनली व्हेन शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम। द नेम ऑफ एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के हम शेयर होल्डर की बात करते हैं तो वो कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तभी कहलाता है जब उसके शेयर्स या कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसके नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके नाम से रजिस्टर्ड हैं तब हम उस पर्सन को रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का नाम देंगे। लेकिन जो अगर मैं हर शेयर होल्डर की बात करूंगा तो उनका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द नेम ऑफ एवरी शेयर होल्डर मे बी और मे नॉट बी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। लेकिन अगर कंपनी का मेंबर है तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जरूर होगा। फिफ्थ डिफरेंस क्या रहता है इसके बीच में, एन इंसॉल्वेंट मेंबर एक्सरसाइज वोटिंग राइट। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसके बाद भी उसका वोटिंग राइट बना रहता है। उसके वोटिंग राइट में कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज नहीं आता है। वो एज इट इज अपनी वोटिंग पावर का यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर की बात करूंगा, दैट पर्टिकुलर इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर डज नॉट हैव बेनिफिशियल राइट। अगर कोई इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर है तो उसके पास ये बेनिफिशियल राइट नहीं बना रहता है इंसॉल्वेंट होने के बाद। अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में उसका जो वोटिंग राइट है वो भी उससे चला जाता है अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है तो। लेकिन अगर मेंबर भी है तो उसका ये वोटिंग राइट उसके साथ में बना रहता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द मेंबरशिप कैन नॉट बी सरेंडर्ड। आप मेंबरशिप को सरेंडर नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो मेंबर्स को किसी दूसरे को सेल करके ट्रांसफर कर दो, दैट इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन शेयर्स को सरेंडर किया जा सकता है। यानी किसी दूसरी पार्टी को आप शेयर्स को सेल करके उसे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन मेंबरशिप को आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहता है इनके बीच में, अ पर्सन कैन बी अ मेंबर बाय होल्डिंग आउट। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी कंसेंट दे देता है तो कंपनी उसे मेंबर बनाना चाहती है और अगर उसकी रिटन कंसेंट मिल जाती है तो उसको इसमें होल्डिंग आउट के बेसिस पर उस पर्सन को कंपनी का मेंबर बनाया जा सकता है।
लेकिन होल्डिंग आउट के बेसिस पर किसी भी पर्सन को कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनाया जा सकता। शेयर होल्डर बनने के लिए कंपनी के शेयर्स को परचेज करना ही पड़ेगा। होल्डिंग आउट के बेसिस पर कोई भी पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता। नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहता है इसके बीच में, एवरी मेंबर हैज द राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास कंपनी की मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस रिसीव करने का राइट होता है। यानी कि जब कंपनी की कोई भी मीटिंग हेल्ड की जाती है तो उस केस में हर मेंबर को उसका नोटिस दिया जाना जरूरी होता है और उस केस में वो पर्टिकुलर पर्सन उस नोटिस को रिसीव करने का राइट रखता है और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करने का राइट रखता है और उस मीटिंग में वोट करने का भी राइट उसके पास रहता है। जबकि अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूंगा, जब तक वो मेंबर नहीं बन जाता है तब तक वो क्या होगा, वो किसी भी पर्टिकुलर ऐसे राइट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अ शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर डज नॉट हैव सच राइट। ऐसा कोई भी राइट उसके पास अवेलेबल नहीं होता है अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है। उस केस में नहीं केवल शेयर होल्डर है और मेंबर नहीं है तो उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होगा, यानी कि शेयर होल्डर के साथ साथ उसे मेंबर भी बनना होगा। ये मस्ट कंडीशन रहती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, एवरी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। जितने भी मेंबर होते हैं कंपनी के वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। यानी कि जब कंपनी का रेवेन्यू डिक्लेयर किया जाता है या कंपनी का प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है रेवेन्यू में से, तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड के लिए हर मेंबर एंटाइटल्ड होता है। लेकिन जब मैं शेयर होल्डर्स की बात करूंगा तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं वही डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हैं। जब तक शेयर होल्डर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं। क्लियर? एंड द last difference between member and shareholder is that any person can be made liable as member by the order of court। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम मेंबर के तौर पर लायबल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी मेंबर को लायबल नहीं बनाया जा सकता। और शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर बाय अनदर मेंबर और बाय द कंपनी इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। अगर कंपनी के आर्टिकल में कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रोहिबिटेड प्रोविजन दे रखा है तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के शेयर्स को परचेज करने के रिगार्डिंग बाय द अनदर मेंबर। या फिर अगर कंपनी भी खुद परचेज करना चाहे तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया जा सकता है और ऐसा किया जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस और दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक शेयर कैपिटल। क्या मतलब होता है शेयर का, शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है? Whenever we are talking about the companies, then all the companies formed for carrying out business activity cannot operate without capital. It is obvious. Such companies cannot go ahead without capital and need finance for it. Share capital is one of the most significant source of it. यानी कि जब हम companies की बात करते हैं तो कंपनीज को जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म किया जाता है। और अगर इन्हें अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉर्म करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को रन करना है, तो बिना कैपिटल के ये अपनी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। बिना कैपिटल के ये अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और शेयर कैपिटल इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। यानी कि शेयर कैपिटल के बेसिस पर कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकती है। अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल। नॉर्मली कैपिटल और शेयर कैपिटल दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब शेयर कैपिटल से ही है उसका। ठीक है, तो इसी वजह से कैपिटल और शेयर कैपिटल हम दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम्स कह सकते हैं। इसका मतलब हम इसकी एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट।
यानी कि किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की उस कैपिटल से जिसको रुपीस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है और इसे फिक्स्ड अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसी कंपनी की कैपिटल को हम शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। शेयर्स को इश्यू करके कोई भी पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल को रेज कर सकती है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको शेयर्स को इश्यू करना पड़ेगा और शेयर्स के इश्यूएंस के बेसिस पर ही ये क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल या फिर कैपिटल को रेज कर सकती है। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज यूजुअली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। कौन कौन से तरीके होते हैं कि हमें क्लासिफाई करना है कि कंपनी के शेयर कैपिटल को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेसिस है इसके ना। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज और फर्स्ट कैटेगरी इज ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल होती है। सबसे पहली कैपिटल होती है कंपनी की। सच कैपिटल इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। इट शैल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कि जब कंपनी अपने मेमोरेंडम को डिजाइन करती है तो उसमें कैपिटल क्लॉज को डिफाइन करती है और इस कैपिटल क्लॉज के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को इसके अंदर डिफाइन करती है। ये वो पर्टिकुलर अमाउंट होती है इस कंपनी की जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो कंपनी जिस पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से अपने आप को रजिस्टर्ड करती है वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑथोराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल कहलाती है। द सेकेंड वन इज द इश्यूड कैपिटल। क्या होती है इश्यूड कैपिटल? इट इज दैट अमाउंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज इश्यूड बाय अ कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जब कंपनी एक बार अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेती है और रजिस्टर्ड करने के बाद इसे जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी अमाउंट इसकी तरफ से इश्यू की जाती है, यानी कि मार्केट में उसने शेयर्स को इश्यू किया और सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कैपिटल इसकी तरफ से इश्यू की जाती है उसे हम इश्यूड कैपिटल का नाम देते हैं। अब जो इश्यूड कैपिटल होती है वो नॉमिनल कैपिटल का कंप्लीट पार्ट भी हो सकती है या उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट भी हो सकती है। या तो होल ऑफ द नॉमिनल कैपिटल को आप इश्यूड कैपिटल में लेकर चल सकते हो या फिर नॉमिनल कैपिटल में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट आप लेकर चलते हो और उसको इश्यूड कैपिटल में लेकर चलते हो। लेकिन ये जो इश्यूड कैपिटल होगी वो नॉमिनल कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड वन की बात करते हैं। द थर्ड वन इज नोन एज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल which has been subscribed by the subscribers and allotted by the company। इश्यूड कैपिटल का ये वो पर्टिकुलर पार्ट होती है जो सब्सक्राइबर्स के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है और कंपनी के द्वारा अलॉट कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है सब्सक्रिप्शन के लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को मार्केट में शेयरहोल्डर्स या पब्लिक के लिए इश्यू करती है। अब पब्लिक क्या करती है, इस पर्टिकुलर इश्यूड कैपिटल में से जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको सब्सक्राइब करती है। तो जितनी भी सिक्योरिटीज सब्सक्राइबर्स के द्वारा सब्सक्राइब कर ली जाती हैं इश्यूड कैपिटल में से उनको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम देते हैं और जो कंपनी की तरफ से अलॉट कर दी जाती हैं। सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब करी लेकिन कंपनी की तरफ से अलॉट किया जाना भी जरूरी है। तो एक बार सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया और कंपनी ने अलॉट कर दी तो उस पर्टिकुलर कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी है ना, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट होती है जिसे अलॉटेड शेयर्स के रेफरेंस में पेमेंट के लिए कॉल किया जाता है या कॉल किया जा चुका है, वो कॉल्ड अप कैपिटल है। जैसे मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स ने 10 रुपये उसकी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। अब 10 रुपये में से जो अलॉट किया गया उसके अकॉर्डिंग उसने 2 रुपीज़ पे कर दिए थे, ठीक है, बचे 8 रुपये। अब 8 रुपये में से कंपनी ने 4 रुपये की कॉल करी तो जो 4 रुपये की कॉल है वो कॉल्ड अप कैपिटल में काउंट की जाएगी, क्योंकि उसने क्या करा, एक शेयर पर 4 रुपये पे कर दिए हैं, यानी कि इतनी अमाउंट कंपनी के द्वारा कलेक्ट कर ली गई है आउट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में से जितनी कैपिटल को कंपनी के द्वारा कॉल कर लिया जाता है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। कॉल किया गया उसने, यानी कि 4 रुपये की कॉल करी है अगर उसने, तो ये 4 रुपये की जो कॉल है वो कॉल्ड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाएगी। ठीक है, अब कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या निकल के आती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है, इट इज दैट टोटल अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स अलॉटेड। जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं इस पर जितनी अमाउंट सब्सक्राइबर्स या फिर शेयर होल्डर्स के द्वारा पे कर दी गई है
वो पेड अप कैपिटल कहलाती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स को इश्यू किया गया है, अब उसमें से 8 रुपये कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा पे कर दिए गए हैं, तो जो 8 रुपये के हिसाब से जो टोटल अमाउंट बैठेगी उसके पास, वो उसकी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड का मतलब क्या हुआ, 10 रुपये में से 8 रुपये पेड अप कैपिटल में काउंट हो गए, 2 रुपये क्या बचे, अभी 2 रुपये की कॉल नहीं करी है, तो जो अमाउंट बची हुई है सब्सक्राइबर्स के पास और जो कंपनी को उनसे वसूलनी है या कंपनी को उन्हें पे करनी है शेयर होल्डर्स को, तो उस अमाउंट को हम अनकॉल्ड कैपिटल का नाम देते हैं। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल का ये वो पार्ट होता है जिसके रिगार्डिंग अभी तक कंपनी की तरफ से कॉल नहीं की गई है या कंपनी ने पेमेंट के लिए उसकी डिमांड नहीं की है, जो शेयर्स कंपनी की तरफ से अलॉट किए गए हैं उसके रेफरेंस में। ठीक है, तो हम इस कैपिटल को अनकॉल्ड कैपिटल कैटेगरी में रखते हैं। एंड द लास्ट वन इज द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है ना, इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब क्या होता है, कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा के रखती है, जो टोटल कैपिटल अवेलेबल है, अनकॉल्ड कैपिटल बची हुई है कंपनी की, उस अनकॉल्ड कैपिटल में से एक पार्ट कंपनी बचा के रखती है जिसके लिए कंपनी कभी भी कॉल नहीं करती है, केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के इवेंट में ही उसके रिगार्डिंग कॉल की जाती है। तो हम ऐसी अमाउंट को या ऐसी कैपिटल को रिजर्व कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक, तो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल और शेयर कैपिटल। थैंक यू।